राधे राधे आप सभी को। गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। आप सभी क्लास में जुड़ जाइए। आवाज क्लियर है मेरी? कमेंट करेंगे आप सभी की आवाज और वीडियो क्लियर है दोनों। हाँ, आप सभी को स्वागत है, नमस्ते। गुडलक जी, विमल जी, रितु जी, सुहावना जी, कंचन जी, सुशीला जी, उमेश जी, समर जी, वंदना जी, अंशु जी, दया जी, स्नेहा जी, सविता जी, पूनम जी, सरिता जी, चिली पनीर, अरे चिली पनीर भी आप लोग नाम रख लेते हैं। काजल जी, अंतिमा जी, सिंधी जी, हेमलता जी, नीलम जी, सभी का स्वागत है जितने भी लोग जुड़े हैं। अच्छा, आवाज आ रही है? ठीक। रीमा नमस्ते, स्वागत है। राकेश जी, छोटे लाल जी, अमित जी नमस्ते, विद्या जी नमस्ते। 150 तक हमने प्रश्न देखा था। 3 क्लासें हमारी हुई हैं और 150 हमने प्रश्न देख लिया है। आज हम देखेंगे 150 से 200 तक। आज हमारा दूसरा शतक लगेगा। तो क्लास को हाँ, क्लास आप सभी के यहाँ शेयर कर दें ताकि सब जुड़ जाएं। उसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्नों पे। चलिए, तैयार हो जाइए। अभिवादन आप लोगों का हो गया तो अब आ जाइए प्रश्नों पे। प्रश्नों का अभिवादन किया जाए। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? जवाब दें। प्रतिभा जी, आरुषि जी, पूनम जी, अरविंद जी नमस्ते, स्वागत है। 51 का जवाब आ रहा है यहाँ पे डी ऑप्शन। बिल्कुल स्वीकार किए हैं। विमल जी, याविका जी स्वागत है। यहाँ पे जवाब आया है कि ढोला मारूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। एकदम सही जवाब है राजा नल। आप बताएंगे कि ढोला मारूरा दुहा के लेखक तो मैं बता देती हूँ कुशल लाभ है। नायक ढोला है, नायिका का नाम आप मुझे बताएंगे। ढोला मारूरा दुहा के नायिका का नाम क्या था? नायक तो ढोला है, ढोला के पिता राजा नल थे। चलिए जवाब दीजिए, नायिका का नाम क्या था? उन्नति जी, नेहा जी, सुषमा जी, अर्चना जी नमस्ते, वंदना जी, सत्यपाल जी, दिशु जी स्वागत है सभी का। यहाँ पे जवाब आया है मारू। अच्छा, मारवाड़ी। बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने बताया है मारवाड़ी। हाँ, आवाज फंस रहा है। ढोला मारूरा दुहा की नायिका क्या है? तो मारवाड़ी है। नमस्ते सुशीला जी। आवाज सही नहीं आ रही है? सभी के यहाँ दिक्कत है क्या? हाँ, सहनायिका मालवड़ी है। बिल्कुल, मालवड़ी है और मारवाड़ी है। आप लोग बताएंगे कि आवाज सही नहीं जा रही है?
चलिए आप बताएंगे आप सभी कि अब आवाज जा रही है? जवाब दीजिए रिजवाना जी, नमस्ते, स्वागत है। जवाब दें आप सभी। आवाज जा रही है? नहीं, आप बदल गई हैं मैम। कहाँ से बदल गए हैं? आप बदल गई हैं मैम, कहाँ से बदल गए हैं? आवाज तो ठीक जा रही है, आप लोग झूठे परेशान कर रहे हैं। अच्छा, आ रही है लेकिन सही नहीं। हाँ, तो नेटवर्क की समस्या होगी, तब ठीक सही हो जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, सही हो जाएगी। अच्छा, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे हम। वो माइक माइक का अंतर होता है, ठीक। बिना माइक के भी क्लास होती है, माइक बदल के भी क्लास होता है। हाँ, तो वो माइक जैसा आवाज को कर दे। चेंज हो गया, कोई बात नहीं, सुनाई दे रहा है आप लोगों को ना। चलिए, सुनाई और दिखाई देना चाहिए, बाकी आवाज जैसी भी जाए। जवाब दीजिए कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? दूसरे प्रश्न का जवाब आया है जोसुआ केटलर। बिल्कुल सही जवाब आया है बी ऑप्शन, जोसुआ केटलर। अगला प्रश्न है आपका 53 नंबर का। पंच पांडव चरितरास, इसके लेखक कौन हैं? 53 का जवाब दीजिए। पंच पांडव चरितरास के लेखक कौन हैं? 53 का जवाब आया है ए। बिल्कुल सही जवाब आया है शालिभद्र सूरी। बहुत बढ़िया। आप बताएंगे मुझे कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? जवाब दे। शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि कौन मानता है? बिल्कुल ऐतिहासिक ग्रंथ है ये उनका। कुमुद जी नमस्ते, स्वागत है। माधुरी जी नमस्ते, रजनी जी नमस्ते। बिल्कुल वर्ग 2 के लिए है। पार्वती जी नमस्ते। जवाब आ रहा है यहाँ पे कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना है गणपति चंद्रगुप्त ने। एकदम सही जवाब है। 54 नंबर पे आइए, आपको बताना है कि सिकंदर लोदी ने किसके कहने पे कबीर दास को जंजीर में बांध के गंगा में डुबोया था? 54 का आप सभी आंसर कीजिए। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पे कबीर को जंजीर में बांध के गंगा में डुबोया था? बिल्कुल सुषमा जी, बोला था हमने, नमस्ते, स्वागत है। महेश पाल जी, आप सभी का। 54 का जवाब आ रहा है शेख तकी। बिल्कुल सही जवाब है शेख तकी, जो मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु माने जाते हैं। इनके ही कहने पे सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर में बांध के गंगा में डुबोया था। 55 नंबर पे आइए और बताइए कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किस काव्य धारा में? सुभाष जी, अरुण जी, कंचन जी नमस्ते। क्लास आप लोग शेयर करें सभी के यहाँ, सब लोग जुड़ें। 55 का जवाब दीजिए कि कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान किस धारा में मिलता है? जवाब आया है कृष्ण भक्ति धारा में। बिल्कुल सही जवाब है कृष्ण भक्ति काव्य धारा में। 56 पे आइए। 56 का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं हूं? 56 का जवाब दें, कौन सा कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? जवाब आया है यहाँ पे सी, 56 का। बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने डी बताया उनका गलत है। गौड़ीय संप्रदाय तो है।
हाँ, गौड़ीय संप्रदाय है, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय जो है ये कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रतिभा जी ने बता दिया कि इसके प्रवर्तक थे जीवाराम। कौन थे? तो जीवाराम थे। और ये राम भक्ति का संप्रदाय में आएंगे, राम भक्ति काव्यधारा में, कृष्ण भक्ति में नहीं आएंगे। बाकी वल्लभ, हरिदासी, स्वामी हरिदास का और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, ये सभी कृष्ण भक्ति धारा में आते हैं। 57 में आपको बताना है, एक पंक्ति है, बता दीजिए किसकी है। सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। राजीव जी नमस्ते। 57 का जवाब दीजिए आप सभी, ये पंक्ति किसकी है? 57 का जवाब आया है सी ऑप्शन, कि ये जो पंक्ति है चिंतामणि की है। बिल्कुल सही जवाब आया है, सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई। ये पंक्ति चिंतामणि की है, परीक्षा में आ गई है, आपके एग्जाम में पूछी गई है ये पंक्ति, तो सी एकदम सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। 58 में आपको बताना है, हाँ विबुध देवता का पर्याय है, बहुत बढ़िया। 58 में आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। तो ये पंक्ति किसकी है? 58 का जवाब दे, बीपीएससी में आई हुई है। चलिए 58 का जवाब देंगे आप लोग। रिजवाना जी ने बहुत आसानी से इसको गलती कर दिया। ये बीपीएससी 2023 का प्रश्न है आपका, और यहाँ में से जवाब होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, ये पंक्ति किसी की नहीं है, क्योंकि ये पंक्ति देव की है। किसकी है? देव की है। भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार। 59 पे आइए। 59 में आपको बताना है एक पंक्ति, ये पंक्ति किसकी है? ये भी आपका बीपीएससी 2023 में पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, तो जवाब देना है कि ये पंक्ति किसकी है। फीकी पैनी के लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। तो ये पंक्ति किसकी है? 59 का जवाब दे। क्लास में जितने लोग जुड़े हैं सब लोग लाइक करें और सभी के यहाँ शेयर कीजिए, सब लोग नहीं जुड़े हैं अभी। 59 का जवाब आया है ए और बी। ए और बी में यहाँ आप लोग कंफ्यूज हैं। डी भी आ गया कंचन जी का। तो यहाँ पे बधाई देना चाहूंगी मैं बी वालों को, और जो अपना जवाब बदल दिए उनका क्या, वो तो कहीं के नहीं रहे। हाँ, जिन्होंने बी बताया बिल्कुल सही, ये वृंद की पंक्ति है। सबसे पहले उमेश जी ने सही किया था, और भी महिमा जी थी, कई लोग सही किए थे, लेकिन गलती ज्यादा लोग किए थे। ये पंक्ति वृंद की है। फीकी पै नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह की गारी। तो वृंद की है, आप सभी ध्यान देंगे। तृप्ति जी नमस्ते। हाँ, 60 पे आइए। 60 में आपको बताना है कि ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। गड़बड़ हो गया। अच्छा, आपका भी सही था, बहुत बढ़िया। आकांक्षा सिंह जी राधे राधे। 60 का जवाब दीजिए। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन हैं? आरती जी नमस्ते। जवाब आया है रत्नाकर, बिल्कुल सही जवाब आया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? जवाब दीजिए, रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? जवाब दें। हाँ, विवाह की गाली अच्छी लगती है, ऐसे तो दे तो। अच्छा तृप्ति जी, आवाज तो अभी मेरी सही जा ही नहीं रही थी। सुरेंद्र जी, रूबिका जी नमस्ते, स्वागत है।
60 का जवाब आया है सी कि रत्नाकर होंगे। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? तो हमने देखा था रत्नाकर पर्यायवाची होता है समुद्र का। किसका? समुद्र का है। 61 पे आइए और बताइए कि मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं? 61 का सही जवाब दीजिए। बिल्कुल चिली पनीर जी, आपका जवाब सही है। पनीर खा के आपका दिमाग तेज हो गया है कि खड़ी बोली को जो समर्थक थे उसको हठी और मूर्ख कहते थे रत्नाकर। 61 का जवाब आया है मैथिली शरण गुप्त। एकदम सही जवाब आया है। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त जी थे। यही स्वयं को कौटुंबिक मात्र कवि कहते थे। आगे आते हैं 62 में। 62 में आपको बताना है कि प्रसाद की किस रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है? 62 का जवाब दें आप सभी। 62 का बॉबी जी नमस्ते। यहाँ पे जवाब आया है कि झरना। प्रसाद की किस रचना में सबसे पहले छायावादी प्रवृत्तियों की झलक मिलती है? तो झरना में। एक प्रश्न आया था, शायद पहली ही क्लास में था कि दूसरी में, झरना में कितनी कविताएं संकलित है? हाँ, छायावाद की भी पहली रचना झरना ही है। प्रसाद की भी प्रथम छायावादी रचना झरना ही है। झरना में कितनी कविताएं संकलित है? यही प्रश्न था ना, मैंने पूछा था आपसे कि बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ये। और पूछने के बाद भी देखिए यहाँ पे अमित जी ने गलती किया और उमेश जी ने गलती किया और देवांश जी ने भी गलती की, एक बढ़ा दिए होते। अच्छा, टोटल आप बताएं। टोटल नहीं पूछा गया। ठीक, 24 ध्यान देंगे आप। आ जाइए 63 में आपको बताना है। कमेंट करिए नीलम जी, जवाब दीजिए। ठीक, आंसर करना है आपको। 63 में आपको हाँ, पहले संस्करण में 24 है बिल्कुल। 63 में आपको बताना है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। ये कथन किसका है? 63 का जवाब दें कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। ये कौन कहता है? जवाब आया है सी, बिल्कुल सही जवाब है। ये कथन कहते हैं नामवर सिंह। कौन कहता है? नामवर सिंह कहते हैं। सी हमारा एकदम सही जवाब है। 64 में आइए और बता दीजिए जमुन जल तुम। ये काव्य है, किसका काव्य है? 64 का जवाब दे, जमुन जल तुम। ये काव्य किसका है? 64 का जवाब आ रहा है डी। मेहंदी लगवाई है हाथों में, पेपर आ रहा है और हाथों में मेहंदी लगवा के बैठ गई। किसी और को दीजिए, कमेंट करें आप, जवाब बोलिए। 64 का जवाब आया जमुन जल तुम, बिल्कुल सही जवाब है केदारनाथ अग्रवाल। बिल्कुल महिमा जी, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं सब, ये परीक्षा में आए हैं। हाँ, 65 पे आइए। 65 में आपको बताना है कि कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है। प्रश्न इतने एग्जाम के रहते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर रहता है, वही प्रश्न रहता है, फिर भी आप लोग कहते हैं कि कठिन रहते हैं मैम के प्रश्न। ये किधर से आपको कठिन लग रहे हैं बताइए? प्रीवियस ईयर तैयार नहीं किए हैं तो आपको कठिन लगेगा, लेकिन आप पढ़े हैं तो आपको कठिन नहीं लगेगा। कठिन बिल्कुल नहीं है ये। कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? जवाब आया कल्पना प्रवणता, बिल्कुल सही जवाब है। कल्पना प्रवणता जो विशेषता है ये छायावाद की है। किसकी है? छायावाद की। बाकी आपके प्रगतिवाद में तो शोषण का विरोध है, व्यंग प्रधानता है
और श्रम में सौंदर्य है। 66 में आइए। 66 में आपको बताना है कि बहुत बढ़िया पंक्ति है, जवाब दीजिए किसकी पंक्ति है। कठिन है नहीं, कहिए भानु जी कि मैम मेरी तैयारी कम है। प्रश्न कठिन नहीं है। 66 पे आइए। हाँ, ये तो बात है रिजवाना जी, पर जिसे नहीं याद है उसे उसे याद तो करना है, ठीक, उसे सोचना है कि हमें ये याद होना चाहिए। ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, हम इनको नहीं याद करेंगे तो फिर तैयारी हम शुरू ही नहीं किए हैं अभी। 66 का जवाब दीजिए। ये आपका नया प्रश्न हो सकता है, ठीक, ये प्रीवियस का नहीं है। तो यहाँ पे जवाब आया है आप सभी का ए सी। पंक्ति है कि सचमुच मजबूरी है मगर जिंदा रहने के लिए फालतू होना जरूरी है। तो यहाँ पे जिन्होंने बताया है ए, उनका जवाब सही है, बधाई हो। धूमिल वाले, आप लोगों ने धूमिल की भाषा को पकड़ लिया। किसकी है? धूमिल की है, बिल्कुल सही जवाब है धूमिल। आ जाइए 67। 67 में आपको बताना है सुलोचना। सुलोचना निबंध संकलन किसका है? बिल्कुल चेतन जी, बिल्कुल। हर क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे, आप लोग हल्के में लेते हैं, भारी है आसान है कह के भुलवाते रहते हैं। पेपर दे के आइएगा, उसके बाद मिलिएगा हमसे। सुलोचना निबंध किसका है? जवाब आया भारतेंदु का, बिल्कुल सही जवाब है। ये निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। 68 में आइए और बताइए लंका की एक रात किसका निबंध है? 68 का जवाब दें। लंका की एक रात निबंध किसका है? पढ़ने पे याद नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं याद हो रहा है आपको? जो चीज नहीं याद हो रही है लिखिए 10 बार उसे और 10 बार उसे पढ़िए, उसके बाद बताइए कि अब नहीं याद हो रहा है मुझे। 68 का जवाब आया है ए। ए वाले बहुत ध्यान आप लोगों का है। ऐसे गलती करेंगे, अभी वक्त लगेगा सुधरने में। लंका की एक रात निबंध पूछा गया है। हाँ, निबंध कुबेरनाथ राय का है। कहती हूं पहला विकल्प बहुत सावधानी से जवाब देना होता है, लेकिन आप लोग सावधानी तो बरतेंगे नहीं। एक्सपीरियंस है क्या मैम पेपर का? जरूरी थोड़े ना कि पेपर दे के और पेपर में फेल होके ये अनुभव मिलता है। कुछ चीजें दूसरों को देख के सीखी जाती हैं, अपने फेल होके और जीत के देखेंगे तो बहुत कम जिंदगी है ना। इतने लोग आसपास पेपर दिए हैं, 2000 से ही आपका टीजीटी का चला आ रहा है, तो सबसे अनुभव लिया जाता है। तो लंका की एक रात कुबेरनाथ राय का है। गहमरी का है लंका यात्रा का विवरण। यात्रा साहित्य है, लंका यात्रा का विवरण। तो ये किसका है? गहमरी का यात्रा वृतांत है। तो जिन्होंने ए बताया याद कर ले, आगे से गलती ना होना चाहिए। चलिए 69 पे आइए। 69 में आपको बताना है कि निम्न में से प्रसादोत्तर नाटक कौन सा है? 69 का जवाब दे। वन लाइनर की संडे को रखा जाएगा कुमुद जी। अब संडे को 12 बजे दोपहर से मैं सोच रही हूँ, यदि सर की कोई मैराथन क्लास संडे को ना हो तो दिन में रखा जाएगा। अगर सर की मैराथन क्लास कोई होगी तो फिर टाइम एडजस्ट किया जाएगा। 69 का जवाब आया है कि प्रसादोत्तर नाटक है उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी नाटक क्या है? प्रसादोत्तर हैं। आपको बताना है ये सभी नाटक हैं किसके। तीसरा हाथी किसका है? बिना बाती के दीप किसका है? सेतु बंध किसका है? 69 का जवाब आया है आप लोगों का बिल्कुल सही। आपको बताना है कि ये तीनों नाटक हैं किसके, जवाब दीजिए। जवाब आप लोगों का अभी नहीं आया है।
अच्छा, जवाब आ रहा है रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह कौन बताया? हाँ, तीसरा हाथी रमेश बख्शी का नाटक है। किसका? रमेश बख्शी का। बिन बाती के दीप ये नाटक है शंकर शेष का। बिन बाती के दीप किसका? शंकर शेष का। और सेतु बंध किसका है? तो सेतु बंध जो नाटक है वो सुरेंद्र वर्मा का है। तो तीनों नाटक का आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब हमने तीसरा हाथी देख लिया, तो आप बता दीजिए अंधों का हाथी किसका नाटक है? चलिए जवाब दीजिए, अंधों का हाथी किसका नाटक है? तीसरा हाथी तो रमेश बख्शी का है। अभी तक आप लोग सुरेंद्र वर्मा पे अटके हुए हैं। शरद जोशी सुषमा जी ने बताया, शेखर जोशी भी आया। जिन्होंने बताया शरद जोशी, उनका जवाब सही है, बहुत बढ़िया। शेखर जोशी नहीं होंगे, शरद जोशी, अंधों का हाथी। चलिए 70 पे आइए। 70 में आपको बताना है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। ये कथन किसका है? 70 नंबर के प्रश्न का जवाब दे। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ये कथन कौन कहता है? कुमकुम जी गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आई हैं आप। 70 का जवाब दीजिए कि सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, कौन कहता है? बिल्कुल सही जवाब है, ध्रुव स्वामिनी में कहते हैं सकराज। ये कथन सकराज का है। सी हमारा एकदम सही जवाब है, सकराज। 71 में आइए और बताइए कि विश्वामित्र नाटक के लेखक। ये टीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है, बता दीजिए किसका नाटक है विश्वामित्र? ज्योति जी राधे राधे, सीताराम जी नमस्ते, स्वागत है। ये क्वेश्चन आपकी एक जैसी रचनाओं वाले में मिल जाएगा, मतलब अगर हाथी शब्द से मैंने एक जैसी रचनाएं कराया होगा तो मिलेगा। 71 का जवाब आया है बी कि विश्वामित्र जो नाटक है उदय शंकर भट्ट का, बिल्कुल सही जवाब है। ये नाटक उदय शंकर भट्ट जी का है। 72 पे आइए। 72 में आपको बताना है कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन वर्ष बताइए। कानों में कंगना। 72 का जवाब दें। सकराज ही है, मुंबई इंडियंस जी। 72 का जवाब आया है यहाँ पे बी। कुछ रोहित जी कैसे होगा? अभी तो हाल ही में ये प्रश्न नेट में आया हुआ था। कानों में कंगना क्या है? 1913। हाँ बिल्कुल, सरिता जी ने बताया, इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। 1913 में राधिका रमण प्रसाद सिंह की ये कहानी है। आप मुझे इस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम बताएंगे। 2 ही 3 पात्र हैं इसमें, तो बता दीजिए, पात्रों के नाम बताइए। कानों में कंगना कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम। हाँ नेट में लगी है, पढ़ा भी है हमने ये। मैम मैं ब्लॉक हो गई। कहाँ ब्लॉक हो गई आप? हाँ जवाब आया है किरण है, नगेंद्र है, किन्नरी है, योगेश्वर है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इसमें जो मेन पात्र है वो तो किरण है, आपकी नायिका है। फिर नरेंद्र है जो इसका पति है, और इसके पिता हैं वो कौन है? योगेश्वर। और एक किन्नरी भी आती है जिससे नरेंद्र मतलब मिलने जाया करता था। चलिए 73 में आइए और बताइए कि निम्न में से एक मार्कंडे की कहानी कौन सी नहीं है? 73 का जवाब दे। कौन सी कहानी मार्कंडे की नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या हंसा जाई अकेला? हाँ बहुत भोली रहती है किरण।
अच्छा, नेट पहली बार जून में देंगे, अच्छी बात है। 73 का जवाब आया है सी। सी कैसे हो जाएगा? बिल्कुल, रामलीला। रामलीला मार्कंडे की कहानी नहीं है, किसकी कहानी है आप लोग बताएंगे। महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है, पान फूल भी मार्कंडे की कहानी है, हंसा जाई अकेला भी है, लेकिन रामलीला मार्कंडे की नहीं है। किसकी है? जवाब आया है कि प्रेमचंद की। बिल्कुल सही जवाब है, प्रेमचंद की है। क्लास अच्छी लग रही है पर कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, एसएसटी जब सब्जेक्ट ही चेंज है आपका तो फिर क्या फायदा। ठीक, अपना समय हमें वहां देना चाहिए जहां हमें कुछ बेनिफिट हो। तो आपका सब्जेक्ट नहीं है ना हिंदी, एसएसटी है, तो आप एसएसटी पढ़िए। अच्छा लगना और पढ़ना नौकरी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, तो वहां पढ़ा जाता है जहां हमारा सब्जेक्ट हो। 74 में आइए और बताइए कि मृदंगिया। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? 74 का जवाब दें। संतोषा जी नमस्ते। मृदंगिया किस कहानी की पात्र है? पूजा फूल मुकुटधर पांडे का काव्य है। हार्दिक जी 74 का जवाब दीजिए आप सभी। 74 का जवाब आया है डी ऑप्शन कि मृदंगिया जो पात्र है वो रसप्रिया। रसप्रिया कहानी है किसकी? जवाब दीजिए, रसप्रिया कहानी किसकी है? जवाब आ चुका ज्योति जी का सबसे पहले कि रसप्रिया जो कहानी है वो फणीश्वर नाथ रेणु की है। बहुत बढ़िया। कवि प्रिया बताएंगे आप मुझे, कवि प्रिया किसकी कहानी है? रसप्रिया तो रेणु लिखते हैं, कवि प्रिया कौन कहानी लिख दिया? प्रेमांशु जी नमस्ते। ब्रजेश जी जय भीम, स्वागत है। कवि प्रिया कहानी किसकी है? जवाब आया है यहाँ पे केशव। भानु जी, केशव दास कहानी कब से लिख दिए? हाँ, रीतिकाल में कहानी भी लिखी जा रही थी क्या? कवि प्रिया जो कहानी है वो अज्ञे की है। किसकी है? तो अज्ञे जी की है। केशव दास का काव्य है, कवि प्रिया कहानी नहीं है, तो ये आप ध्यान देंगे। चलिए आगे आते हैं। हाँ, लाल पान की बेगम तो रेणु की कहानी है, पंचलाइट भी रेणु की कहानी है। आप मुझे बताएंगे आदमी का बच्चा इस कहानी किसकी है और इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? जवाब दीजिए। आदमी का बच्चा कहानी किसकी है और इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है? तो जवाब आया है कि आदमी का बच्चा कहानी यशपाल। सोनी ने गलती बताया है। राहुल का तो सतमी के बच्चे हैं ना। आदमी का बच्चा यशपाल की कहानी है और आदमी का बच्चा कहानी के प्रमुख पात्र, बिल्कुल सही जवाब आया है डॉली है और बग्गा साहब हैं। ये भी प्रश्न हमने आपसे किया था जब कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। तो आदमी का बच्चा के प्रमुख पात्र डॉली और बग्गा साहब। 75 पे आइए बताइए, छाया मत छूना मन उपन्यास किसका है? 75 का जवाब दे। छाया मत छूना मन उपन्यास किसका है? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पे सुषमा रानी जी और गुडलक जी थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग। बाकी तो ज्योति जी ने भी गलती किया, कनक जी ने भी किया, सुनीता जी नहीं, गिरजा कुमार बता के ब्राइट फ्यूचर कैसे करेंगी बताइए। गिरजा कुमार का उपन्यास नहीं है, उपन्यास है हिमांशु जोशी का। गिरजा कुमार माथुर का काव्य है। हाँ, छाया मत छूना मन उपन्यास हिमांशु जोशी का है और गिरजा कुमार माथुर का काव्य है, ये ध्यान दें। यही सब प्रश्न आसान आसान हैं, पेपर में आप लोगों को इन्हीं को बचाना है। अब यही गलती करके आएंगे तो फिर क्या किया जाएगा। 76 पे आइए और बताइए कि
प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक सांस्कृतिक के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? 76 का जवाब दें आप सभी। बिल्कुल सविता सुनीता जी, काव्य माथुर का है। 76 का जवाब आया है कि वैद्य जी जो हैं वो किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं? तो श्रीलाल शुक्ल की सृष्टि हैं, क्योंकि श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है राग दरबारी और राग दरबारी के ही पात्र हैं वैद्य जी। तो एकदम सही जवाब आप लोगों ने बताया है। 77 पे आते हैं हम। 77 में आपको बताना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? बिल्कुल व्यंग्यात्मक रचना है, रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है 1968 में, राग दरबारी। 77 का बताइए। 77 का जवाब आया है कि बी होगा, इधर उधर की बातें। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है, तो है किसका ये भी बता दीजिए। हाँ, बी नहीं है। अनुमोदन कांड है महावीर प्रसाद का, सभा की सभ्यता है और विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर है। इधर उधर की बातें जवाब एकदम सही आया है, राम कुमार खेमका। किसका संस्मरण है? राम कुमार खेमका का है। 78 पे आइए। 78 में आपको बताना है कि जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे, बता दीजिए इंटरव्यू किसने लिखा है? 78 का जवाब दें। नीलम जी नमस्ते, स्वागत है। रेखा जी गुड इवनिंग, समय से आया करिए आप लोग। 78 का जवाब देखते हैं क्या आता है आप लोगों का। एक बार की गलती से तो आप लोग सुधर नहीं सकते हैं। सर बताते हैं कि एक बार जो प्रश्न गलती हो जाए दोबारा आपसे नहीं होना चाहिए, ये प्रण लें। लेकिन आप लोग क्यों लेंगे? गलती करेंगे, क्योंकि गलती कर करके ही तो सीखेंगे ना। तो यहाँ पे सही जवाब दिया है अंशु जी, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अंशु जी। उन्हीं का जवाब मुझे केवल सही दिखा है, बाकी तो सब लोग हैं अलग ही दुनिया में। हाँ, मैंने बताया था कि ये बिहार में प्रश्न आया हुआ है, बीपीएससी का है। जब मैं लघु विधा आप लोगों को पढ़ाई थी तो ये प्रश्न कराई थी कि नहीं कराई थी? कराई थी ना। और मैं कहती हूं कि जो प्रश्न आपको नया लगे, गलत हो, उसे नोट करें आप लोग। तो आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, सोचा होगा चलिए इसी तरह दिमाग में हमारा याद हो गया, तो देख लीजिए नतीजा। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू है नंद कुमार कोहली का। डी एकदम सही जवाब है। अच्छा, चिली पनीर जी का सही है, तो वेरी गुड। हाँ, सुधार करना है। भूल मानवीय गुण है, इसको मान के अपने आप को भुलवाना नहीं है, ठीक। हाँ बिल्कुल, भूलना स्वाभाविक है, भूलेगा, गलती होना उसका काम है, लेकिन याद करना आपका काम है ना, तो आप याद करेंगे। हाँ, तो जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू नंद कुमार कोहली ने लिखा है। आइंदा से ये प्रश्न आपके सामने आए और गलती हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 79 पे आइए और बता दीजिए कौल ज्ञान निर्णय, इसके रचनाकार कौन है? 79 का जवाब दे। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? 79 पे आ जाइए सभी लोग। अच्छा बिल्कुल, जिनका भी सही था बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी कैसे सुधार होगा? 50 दिन बाद पेपर है टीजीटी का। आयोग से कहिए और एक साल डेट बढ़ा दे, सुधार करना पड़ेगा ना। कौल ज्ञान निर्णय किसकी रचना है? मत्स्येंद्र नाथ का। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है, सी बहुत बढ़िया जवाब है, मत्स्येंद्र नाथ। 80 नंबर पे आइए, बता दीजिए प्रतिबद्ध कविता के जनक। 80 का जवाब दे सुशील जी, राधे राधे, नमस्ते।
प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन हैं? 80 का जवाब दें। 80 का जवाब आया है ए, डी। ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का है। हाँ बिल्कुल, अब आप लोगों को याद हो जाएगा जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे। नहीं, घबराना नहीं है आकांक्षा जी, वो सबको लगता है। जो आपको लग रहा है वो जिसको एग्जाम देना होता है सबको लगता है। ठीक, परेशान नहीं होना है, पढ़ते रहना है बस। जो पढ़ेंगी वही आएगा पेपर में। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। डी एकदम राइट आंसर है। 81 पे आइए। 81 में आपको बताना है कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? 81 का जवाब दें। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? नैषध चरित है, विक्रमांक देवचरित चर्चा है, देव बड़े की बिहारी हैं और कालिदास की आलोचना है। 81 का जवाब दें। 81 का जवाब आया है कि डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक जो है वो हिंदी कालिदास की आलोचना है। किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। आज ही मैंने बताया था, पढ़े थे तो। हाँ, 82 पे आइए। 82 में आपको बताना है, एक कथन है, बता दीजिए किसका है। ये प्रश्न आपका जीआईसी में आया था और ये कथन किसका है? जवाब दीजिए कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ये मान्यता किस विद्वान की है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है? 82 का जवाब दीजिए। बी आ रहा है, डी आ रहा है, सी भी आया है, पर सही जवाब तो है बी वालों का। हाँ, भट्ट नायक है। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, ये मान्यता भट्ट नायक की है। 83 पे आइए और बताइए इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? वर्षा जी गुड इवनिंग, प्रमोद जी नमस्ते, रीता जी नमस्ते। मैम जी वह 1907 है, 1909 क्या अमित जी? 83 में आपको बताना है शब्द शक्ति। ये प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है आपका कि सिंधु सेज पे धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। बी आपका एकदम सही जवाब है। 84 में आपको बताना है कि विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? 84 का जवाब दें। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जवाब आया है बी और सी। अधिकतर जवाब आया है बी कि बी कैसे होगा? संचारी भाव थोड़ी कहते हैं। सी एकदम सही जवाब है। सी वालों वेरी गुड। नहीं, संचारी भाव नहीं होगा अमरदीप जी। बिल्कुल, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। तो सी हमारा एकदम सही जवाब है। 85 में आइए और बता दीजिए, बहुत आसान सा प्रश्न है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता है, गर्व है, हर्ष है? 85 का जवाब दें। 85 का जवाब आया है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है वीर रस। वीर रस का जो संचारी भाव है उग्रता है, गर्व है, हर्ष है आदि है। 86 में आइए। 86 में आपको बताना है कुंडलिया। कुंडलिया किन छंदों से मिलके बना हुआ है? 86 का जवाब दें। कुंडलिया किन छंदों से मिलके बना है? बिल्कुल, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है।
तो जवाब आया है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब है। कुंडलिया बना है दोहा और रोला के मिलने से। आज ही हमने आपको सुबह एक क्लास दिया था, उसमें बताया था कि कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है। तो जिन्होंने देखा होगा जवाब तो देंगे ही वो लोग। तो कुंडलिया दोहा और रोला से मिलने से बना है। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, जवाब दीजिए। कीर्ति जी नमस्ते, राधे राधे। शशिकांत जी गुड इवनिंग। जवाब आया है पनीर जी के यहाँ से कि सारंगधर, बिल्कुल सही जवाब है। कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है सारंगधर। बहुत बढ़िया। 87 पे आइए। 87 में आपको बताना है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। 87 का जवाब दें। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है। व्यतिरेक, प्रतिवस्तु, उपमा, दृष्टांत या काव्यलिंग। जवाब आया है डी, बिल्कुल सही जवाब आया है। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में काव्यलिंग अलंकार होता है। डी ऑप्शन सही है। चलिए 88 का जवाब दे। 88 में आपको बताना है मौसम कौन कुटिल खल कामी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सूरदास कहते हैं कि मेरे जैसा कुटिल, खल और कामी व्यक्ति इस संसार में कौन है। तो 88 का जवाब दीजिए। 88 का जवाब अधिकतर लोगों ने गलत बताया है। जिन्होंने बताया वक्रोक्ति, शाबाश, बहुत बढ़िया, वक्रोक्ति होगा। डी ऑप्शन वक्रोक्ति। 89 पे आइए। बिल्कुल वन लाइनर में कराए हैं चेतन जी, बहुत बढ़िया से आपने पढ़ा है वन लाइनर को। 89 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है। 89 का जवाब दीजिए। क, अड़, न, म। जवाब आया है बी ऑप्शन की अड़ की जो ध्वनि है वो अवधि में नहीं है। तो अवधि में फिर आप लोग अंडा कैसे लिखते होंगे। अच्छा, ऐसे लिखते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो अड़ा है नहीं कि ऐसे लिखेंगे। तो अवधि में कौन सी ध्वनि नहीं है, तो अढ़ नहीं है। आगे आ जाइए 90 नंबर। 90 में आपको बताना है कि हिंदी की ब ध्वनि है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, मूर्धन्य है या तालव्य है। 90 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। ब, तो आपको पता है प वर्ग में ब आएगा, प, फ, ब, भ, म। तो प वर्ग क्या होता है, प वर्ग आपका ओष्ठ्य है, तो बी हमारा सही जवाब है, ओष्ठ्य। 91 पे आइए। 91 में बताना है कि कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण व्यंजन है। हाँ, अड़ा मतलब कुछ नहीं। चलिए 91 का जवाब दीजिए। कौन सा वर्ण है वो महाप्राण है और सघोष है। 91 का जवाब दे। 91 का यहाँ पे सभी ने जवाब दिया है डी, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। देखिए क्यों, क्योंकि पहले ही सघोष दे दिया है, तो आपके जो तीनों स है वो क्या है, ये अघोष है, ये सघोष है, ये नहीं है, तो आगे दिमाग ही नहीं लगाना है, बचा आपका सघोष। तो सघोष क्या हो जाएगा, ये आपका महाप्राण है और सघोष भी है, तो डी ऑप्शन हमारा सही है। 92 पे आइए। 92 में बताना है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ। रीनू जी गुड इवनिंग। 92 का जवाब दें आप सभी। क्लास को आपने ना लाइक किया ना शेयर किया। चलिए 92 का जवाब दीजिए। 92 का जवाब आया है डी कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हुआ था गुजरात में, बिल्कुल सही जवाब है।
93 पे आइए। 93 में आपको बताना है कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। 93 का जवाब दें। संज्ञा कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं या काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं? जवाब आया डी, बिल्कुल सही जवाब है, काल कहते हैं। बहुत बढ़िया। 94 पे आइए। 94 में आपको बताना है कलश। कलश का पर्यायवाची है। अंबु है, कुंभ है, भामा है, अलंकेश है। 94 का जवाब दे। 94 का जवाब आ रहा है बी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपने सही बताया। कलश का पर्याय होगा कुंभ। अब आप मुझे बता दीजिए अंबु किसका पर्याय है, भामा किसका पर्याय है और अलंकेश किसका पर्यायवाची है? जवाब दें। अंबु किसका पर्याय है, भामा किसका है और अलंकेश किसका है? तो यहाँ पे जवाब दिया है, किसने जवाब दिया है? चिली पनीर जी का ही जवाब आ रहा है कि अलंकेश कुबेर का, अंबु जल का, भामा स्त्री का। वेरी गुड। अंबु जो है वो जल का है, भामा जो है वो स्त्री का है और अलंकेश जो है ये कुबेर का है। नहीं, समालोचना समुच्चय नहीं, हिंदी कालिदास की आलोचना है। आ जाइए 95। अंबु पृथ्वी का नहीं होता है सोनू जी, पृथ्वी का अंबु कहाँ होता है? 95 में आपको बताना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताइए। 95 का जवाब दे। हजारी लाल जी स्वागत है, नमस्ते, बहुत देर कर दिया आपने आने में। 95 का जवाब दें। जवाब आया है ए कि जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो उसे क्या कहते हैं? ए होगा आगामिष्यत पतिका कहते हैं। तो ए आपने बिल्कुल सही बताया है। हसन जी नमस्ते। प्रोसित पतिका किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। अध्युडा किसे कहते हैं ये भी पूछा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि अध्युडा उसे कहते हैं वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? अध्युडा कहेंगे। जैसे आपका बंटी में शकुन का पति था, दूसरा विवाह कर लिया था, तो वो अध्युडा थी। परित्यक्ता क्या कहेंगे? तो जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो उसे हम परित्यक्ता कहेंगे। और प्रोसित पतिका कि जिसका पति विदेश गया हो, ठीक, जिसने अपने पति को विदेश भेज दिया हो, प्रोसित पतिका हो गई वो। और जिसका पति विदेश से आने वाला हो वो आगामिष्यत पतिका होती है। तो इन सभी को आपको ध्यान देना है क्योंकि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो यहां आप गलती ना करिएगा। हाँ, 96 पे आइए। चलिए 96 में आपको बताना है अतड़िया कुलबुलाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मैम मैं भी आज आरती जी डेली आप लाइव में ही देखती हैं क्या? हसन जी देर जुड़े, चलिए देर जुड़े पर जुड़ तो गए। डेली 8 बजे आप लोग जुड़ा करिए, ठीक। और जो वीडियोस होती हैं छोटी छोटी 10-10-15 मिनट की वो भी देखा करिए, देखेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे जवाब आया है अतड़िया कुलबुलाना। चिली पनीर जी ये कैसे होगा? हंसते हंसते पेट में पीड़ा थोड़े हो जाएगी। अतड़ियों में बल पड़ना का होता है हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, ठीक। अतड़िया कुलबुलाना मतलब बहुत भूख लगना। मैंने बताया था रोहित जी कि गलत दिया है वो समालोचना समुच्चय, 2-3 चीजें उसमें गलत दिया है, बताई तो थी। क्लास नहीं देखी आप सुबह की, कंफ्यूज हो गए हैं, क्लास देखिए पहले।
तो अतड़िया बिल्कुल बुलाना मतलब बहुत भूख लगना। 97 में आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। 97 का जवाब दें। जितनी भी क्लासें होती हैं सब होती हैं वर्ग 2 के लिए। हजारी लाल जी, व्याकरण की सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे भी होती है, लेकिन कल नहीं होगी, मंडे से होगा। और शाम 8 बजे, रात्रि 10 बजे भी क्लास होगी। 97 का जवाब आया है डी, बिल्कुल सही जवाब आया है कि पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करो। ये क्या दिया है आपका, गलत दिया है। बाकी तो आपका सही है कि मैं शनिवार को गांव जाऊंगा, इस यंत्र का आविष्कार अमेरिका में हुआ, गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन पुस्तक छापने की व्यवस्था का प्रबंध करो गलत है। इसका होगा पुस्तक छापने का प्रबंध करो। प्रबंध और व्यवस्था दोनों यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, दोनों दे दिया है, इसीलिए ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है आपका। 98 में आइए। 98 में बताना है लीलाधर जगूड़ी को किस रचना पे 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। 98 का जवाब दें आप लोग। 98 का जवाब देखते हैं क्या आता है आप लोगों का। जगूड़ी को किस पे मिला है व्यास सम्मान, सी वाले। सी कैसे होगा, अनुभव के आकाश में चांद पे तो साहित्य मिला है ना इनको। अनुभव के आकाश में चांद पे इनको क्या मिला है, साहित्य मिला है। जितने लोग उतने प्रेम पे इनको क्या मिला है, व्यास मिला है। ध्यान देंगे, जगूड़ी को जितने लोग उतने प्रेम पे व्यास सम्मान 2018 का मिला है। हाँ, 99 पे आइए और बताइए कि निम्न में से कौन सा नायक धीरोधत्त है। बंगाल का अकाल किसकी रचना है, बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का या रांगिए राघव का। सुरेंद्र जी का प्रश्न है। बंगाल का अकाल तो काव्य है ना बच्चन जी का। 99 का जवाब दीजिए। बाकी बंगाल के अकाल पे रांगिए राघव ने भी रचना लिखा है और प्रकाश चंद्र गुप्त ने भी लिखा है, दोनों ने लिखा है। 99 का जवाब आया कि धीरोधत्त नायक कौन है, भीमसेन है, बिल्कुल सही जवाब है। भीमसेन क्या है, धीरोधत्त नायक है। युधिष्ठिर कैसे नायक थे बता दीजिए। युधिष्ठिर कैसे नायक थे, जवाब दीजिए। धीरोधत्त तो आपके भीमसेन थे, दुष्यंत तो आपके धीर ललित थे। आप मुझे युधिष्ठिर के बारे में बता दीजिए, युधिष्ठिर कैसे नायक थे। प्रकाश चंद्र गुप्त का भी रिपोर्टाज है, बट काव्य भी हरिवंश राय बच्चन का, चेतन जी। बिल्कुल सही जवाब आया है धीर प्रशांत। पनीर जी ने गलती कर दिया, अमित जी ने सही किया, अंशु जी ने किया, रिजवाना जी ने किया। युधिष्ठिर कैसे थे, धीर प्रशांत नायक थे। तो जिन्होंने बताया धीर प्रशांत बिल्कुल सही बताया। आ जाइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 200 नंबर का। बताना है कि दो बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना उर्दू, संस्कृत, फारसी के कवियों से किसने किया है। 200 नंबर के प्रश्न का जवाब दें। बिहारी के दोहों की चमत्कार पूर्ण तुलना उर्दू, फारसी और संस्कृत के कवियों से किसने किया है, जवाब आया है सी। एकदम सही जवाब है पदम सिंह शर्मा। सी सही जवाब है, पदम सिंह शर्मा ने किया है। जिन्होंने सी बताया उनको बहुत बहुत बधाई हो। वेरी गुड। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए आपका गलत है। कुछ जगह आपको ए मिलता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कई प्रैक्टिस सेटों में दिया है, पर वो त्रुटि है, उसको सुधार लेंगे आप लोग। हाँ, पदम सिंह शर्मा होंगे।
तो इस प्रकार हमने अपना दोहरा शतक लगा लिया। अगली क्लास होगी 10 बजे, आप सभी को जुड़ना है। क्लास में जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिए। 80 लोगों ने ही किया है, बहुत खुशी की बात है। क्लास कैसी लगी आप सभी को कमेंट में बताना है, और पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक ऊपर है, जुड़ जाइए। हाँ, मोस्ट वेलकम आप सभी को। मिलते हैं कल 8 बजे, अगली क्लास होगी। बाकी वीडियोस आपको कल दिन में मिलेंगे कई। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, धन्यवाद जिन्होंने भी लाइक कर दिया। नीलम जी, सेम टू यू। चलिए अब क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।